नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं नवीन वापू मौजूद हूं स्टूडियो में, और आज इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं खेल विशेषज्ञ रजत सेन गुप्ता। रजत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद नवीन। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। पहलवान बजरंग पुनिया और महिला निशानेबाज एलावेनिल वलावेरिन को फिक्की ने इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ OIC ने अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए नए नियम बनाए हैं। और फुटबॉल में यूएफए चैंपियंस लीग के ग्रुप मुकाबले में यूवेंटस ने बार्सिलोना को 3-0 से शिकस्त दी है। तो ये है वो खबरें जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। पहलवान बजरंग पुनिया और एलावेनिल वलावेरिन को द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स यानी फिक्की ने स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। फिक्की ने वर्चुअल स्पोर्ट्स समिट पर उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। बजरंग पुनिया को पुरुषों का 2019-20 स्पोर्ट्स पर्सन और शूटर एलावेनिल वलावेरिन को महिला स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुनिया को पिछले साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है और वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। रजत, एक बहुत अच्छा पुरस्कार है और एक हौसला अफजाई है खासकर बजरंग पुनिया की, क्योंकि अब वो टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। हालांकि ओलंपिक के अंदर लगभग 1 साल की देरी हो चुकी है, उनकी प्रैक्टिस पर भी काफी असर पड़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो पद के दावेदार, या जिसे कहते हैं पदक के दावेदार हैं। निश्चित ही ऐसे जो खिलाड़ी जो बड़े डिवोटेड हैं और राष्ट्र के लिए बहुत नाम अर्जित किया है, इन्हें हर तरह से पुरस्कृत किया जाना चाहिए, न केवल गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन से, फिक्की एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है, उनकी तरफ से ये अलग से जो पुरस्कार दिया गया है, ये निश्चित ही उनका हौसला तो बढ़ाएगा ही। और खासतौर पर ऐसे समय में जबकि सभी खिलाड़ी जो हैं, जो एथलेटिक्स में हैं या ऐसे खेलों में हैं जो कि ओलंपिक खेल कहलाते हैं, उन सब खेलों में जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं और जिन्होंने खासतौर पर क्वालिफाई कर लिया है अगले ओलंपिक्स के लिए जापान में, तो उनके लिए ये तो कहना नहीं पड़ेगा कि उनकी जो तैयारी है उसमें क्या कमी आई होगी, ये तो खैर हमारी सोचने की बात है। लेकिन हमें ये पता है कि जितने भी इस तरह के खिलाड़ी हैं जो बड़े डिवोटेड हैं और अपने लगन के साथ अपनी वर्जिश भी शुरू रखते हैं और प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, तो उनमें से एक बजरंग पुनिया भी हैं। क्योंकि इतने लंबे समय तक एक अच्छी स्थिति में अपने आप को बनाए रखना और मैच फिट रहना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि इस बार भी उनकी तरफ से कोई जरूर अच्छा पदक भारत को हासिल होगा। रजत, कहीं ना कहीं साल ने बहुत से एथलीटों को निराश किया होगा जिनके लिए हो सकता था कि ये साल आखिरी साल होता, क्योंकि एज हर खिलाड़ी पर हावी होती है। हाँ, ये तो जरूर है, निश्चित ही। और इसीलिए जो इस तरह की बात चल रही थी कि इस ओलंपिक्स को 2020 से हटाया जाए या न हटाया जाए, 1 साल बाद करने की बात तो चल ही रही है। अब आगे चलकर के क्या होता है, अब चूंकि एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि इस वायरस का जो वैक्सीन आ गया है और इससे बहुत उम्मीद बन रही है, तो यही है कि आपकी बात बहुत मतलब सही है कि एज अगर फैक्टर काम करता है कहीं पर, जैसे एज जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्थिति अगर है, तो मुझे लगता है कि इसमें तो निराशा उन लोगों को होगी जो एज बार्ड होंगे, पर ऐसा एज बार वाली बात तो अभी तक नहीं आ रही है। लेकिन खेल पर जरूर असर पड़ सकता है अगर उन्होंने इस कोविड की वजह से अपनी प्रैक्टिस में कोई ढिलाई दी होगी तो। भारतीय कप्तान विराट कोहली की शानदार अर्धशतक के बावजूद भारत कल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 12 रन से हार गया। भारत ने हालांकि इस हार के बावजूद भी 3 मैचों की T20 श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर रख ली है। लेकिन रजत, एक बहुत अच्छी बात जो निकल कर आई है और कप्तान विराट कोहली ने भी कहा है कि आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए नटराजन एक शानदार विकल्प के रूप में मौजूद रहेंगे। देखिए, बुमराह के साथ बॉलिंग है और बाकी के जो दिग्गज हमारे जो बॉलर हैं, उनके बाद अगर नटराजन का नाम लिया जा रहा है और वो भी कप्तान अगर नाम ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात तो जरूर है, क्योंकि वो जितने नजदीक से वो अपने खिलाड़ियों को खेलते हुए देख रहे हैं और उनकी खासियतों और खूबियों पर उनका ध्यान रहता है, तो अलग से अगर उन्होंने मेंशन किया है इस खिलाड़ी को, निश्चित ही इनके अंदर वो प्रतिभा होगी, उन्होंने देखी होगी। और इसके लिए एक ही बात है कि विराट कोहली जैसे
मंझे हुए कप्तान से जो ये शब्द आए हैं, तो इसके लिए नटराजन को न सिर्फ धन्यवाद देना चाहिए उनको, बल्कि अपनी किस्मत को भी सराहना चाहिए कि इस तरह का जो बात आई है उसको अपने कहना चाहिए कि एक नई तरह से प्रेरणा स्वरूप वो लें, जिससे कि वो अपने अनुभव से तो अभी अनुभव तो शुरू हुआ है उनका, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में उनको इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ेगा ताकि वो वाकई इस तरह की जो तारीफ है उसके वो काबिल बने रहे। कुल मिला के कहा जाए कि तेज गेंदबाजों को लेकर भारतीय बेंच स्ट्रेंथ एक स्ट्रांग नजर आ रही है। हाँ, देखिए वो तो है, जरूर है, लेकिन क्या है कि तेज गेंदबाज बहुत संख्या में हमारे यहाँ आ जाएं तो उनमें से चूज करना बड़ा आसान होगा, लेकिन अभी भी तेज गेंदबाजों की कमी तो नजर आती है। कई बार बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं तेज गेंदबाजों के साथ में एक प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत जल्दी उनको वो चोटिल भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके मांसपेशियों पर असर पड़ता है तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। खेल की दुनिया में आजकल यही बात सबसे बड़ी बात है कि हम खेलेंगे तो जरूर, बशर्ते हमारा शरीर हमारा साथ दे। भारत को अब 17 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की एक टेस्ट सीरीज खेलनी है। भारत ने इससे पहले 2018 में ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की धरती पर 2-1 से हराकर पहली बार टेस्ट श्रृंखला जीती थी। हालांकि कोहली पहले टेस्ट मैच के बाद भारत लौट आएंगे। भारतीय टीम उनके बिना बाकी के 3 मैच खेलेगी। अजिंक्य रहाणे उनकी गैर मौजूदगी में टीम की कमान संभालेंगे। ये भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि भारतीय कप्तान विराट कोहली जो है पहले टेस्ट के बाद वापस लौट आएंगे। अजिंक्य रहाणे के कप्तान की कमान होगी और उस वक्त मैच किस मोड़ पर लेके जाएगा, आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए, अजिंक्य रहाणे को उन्हीं खिलाड़ियों के साथ डील करना होगा जो पहले से ही सिलेक्ट हुए हैं टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत की तरफ से। मयंक अग्रवाल हैं, रविचंद्र अश्विन हैं, जसप्रीत बुमराह तो खैर हैं ही, शुभमन गिल हैं, रविंद्र जडेजा हैं जो कि मंझे हुए ऑलराउंडर हैं, ऋषभ पंत भी विकेट कीपर के रूप में गए हैं टीम के साथ में, और ये देखना है कि कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ऋषभ के साथ यही है कि टेम्परामेंट की बात होती है कई बार। तो टेस्ट मैचेस जो होते हैं वो एग्रेशन और कहना चाहिए कि डिसिप्लिन, ये दोनों चीजें जो हैं होनी चाहिए उनके अंदर में। डिसिप्लिन यानी कह सकते हैं आपकी धैर्य भी होना चाहिए और आक्रामकता भी होनी चाहिए। तो आक्रामकता तो इनके अंदर है जी। अब धैर्य की थोड़ा सा जो कमी होती है उसका खामियाजा उनको भुगतना जरूर पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपने पूछा जो अजिंक्य रहाणे के लिए कैसा रहेगा, कैसी चुनौती रहेगी। देखिए, बहुत सालों से खेल रहे अजिंक्य रहाणे एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वाइस कैप्टन के पद पर भी काफी दिनों से चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी भी नजर काफी अच्छी होगी और उनको अनुभव है भारतीय टीम का। तो जो सही टीम को चुनना है उनको 11 खिलाड़ियों को, वो अपने हिसाब से चुनेंगे और भारतीय जो मैनेजमेंट है उससे बात करके शायद ये भारतीय टीम जब खेलने के लिए उतरेगी तो क्या वो 2 विकेट कीपर के साथ उतर सकती है, क्योंकि केएल राहुल भी होंगे साथ में और साथ में रिद्धिमान साहा होंगे और ऋषभ पंत भी हैं। तो ऐसे में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके हम शायद मैदान में उतर सकते हैं। निश्चित ही, बहुत ये तो आप देखिए कि ऑन पेपर जी भारतीय टीम बहुत ही सॉलिड टीम है इस बार। इसमें देखिए आप चेतेश्वर पुजारा भी हैं, ऋषभ पंत तो खैर ठीक है, उनको खेलना ही है, और ऋषभ पंत जिस तरह से T20 में ODI में T20 में उन्होंने जैसा भी प्रदर्शन किया, मुझे लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे वो आगे अगर टेस्ट मैच में कुछ अपनी कदम जमा सकते हैं तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रिद्धिमान साहा भी बहुत मंझे हुए विकेट कीपर हैं, बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हैं, बहुत अनुभव ही है उनको। नवदीप सैनी, मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा की क्या बात है। आप देखिए अगर ये अगर जम जाते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन रजत, यहाँ पे विराट कोहली जो है पहले मैच के बाद नहीं खेलेंगे, तीसरे नंबर की पोजीशन खाली होगी, किसको देखना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि चेतेश्वर पुजारा के बाद मेरे लिए ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैसे तो देखिए मयंक अग्रवाल एक अच्छे खिलाड़ी हैं जी, साथ ही साथ आप देखिए पृथ्वी शॉ भी जा रहे हैं। तो पृथ्वी शॉ को कहां रखा जाता है ये देखने की बात होगी। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही खिलाड़ी
नवोदित खिलाड़ी हैं, दोनों को अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और मयंक अग्रवाल ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था, उसी तरह से पृथ्वी शॉ ने भी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो हमारी चर्चा से एक बात निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि पृथ्वी शॉ को चांस दे दिया जाए चेतेश्वर पुजारा, अगर उनसे ओपनिंग नहीं कराई जाती है तो। जरूर जरूर दिया जा सकता है। और ये हम लोग तो खैर एक दर्शक या ऐसे मामूली ऐसे लोगों के बीच में से निकल करके आते हैं जो सामान्य लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारी बातें क्या होता है उस समय, क्या देखिए फिटनेस भी होती है, साइकोलॉजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो रही है। क्योंकि खासतौर पर देखिए आपके ये जो समय चल रहा है कोरोना का, इस दौरान किस किस साइकोलॉजिकल दबाव में रह करके खिलाड़ी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, ये इसका क्या असर पड़ता है उनके व्यक्तित्व पर, खिलाड़ी व्यक्तित्व पर, इस पर भी बहुत ध्यान केंद्रित करके चुनना पड़ेगा टीम। भारत ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की आज जारी ताजा 2020 रैंकिंग में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा शीर्ष दर्ज से बाहर हो गए हैं। वहीं बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली 8वें और लोकेश राहुल तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इस बीच विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। क्रिकेट में उनका 18 साल का करियर रहा। उन्होंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट से डेब्यू किया था। सुनते हैं मनीषा की रिपोर्ट। पार्थिव चौथे सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर, पीयूष चावला और एल शिवरामकृष्णन के नाम है। 35 साल के पार्थिव ने आखिरी मैच जनवरी 2018 में साउथ अफ्रीका के साथ जोहानिसबर्ग टेस्ट में खेला था। उन्होंने आखिरी वनडे 12 फरवरी 2012 को श्रीलंका के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेला था। पार्थिव ने वनडे डेब्यू जनवरी 2003 में न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 25 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 934 रन बनाए। वहीं वनडे करियर में उन्होंने 38 मैच खेलकर 736 रन बनाए। पटेल ने सिर्फ 2 T20 मैच खेले हैं। वे तीनों फॉर्मेट में शतक नहीं लगा सके। पार्थिव ने 194 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और 11,240 रन बनाए हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच में 27 सेंचुरी और 62 50 लगाए हैं। जनवरी 2017 में गुजरात की टीम ने पार्थिव पटेल की कप्तानी में ही पहली बार रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता था। फाइनल में गुजरात ने मुंबई को 5 विकेट से हराया था। फाइनल में पार्थिव ने कप्तानी पारी खेलते हुए 143 रन बनाए थे। पार्थिव को उनकी इनिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन। रजत 18 साल का करियर रहा पार्थिव पटेल का और जब वो खेलने आए थे एक धमाकेदार बल्लेबाज की तरह उनकी ओपनिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी और बहुत अच्छे विकेट कीपर भी रहते। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद ज्यादा जल्दी संन्यास ले लिया उन्होंने। हाँ, अगर दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं तो संन्यास तो लिया है, पर मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जब काफी दिनों तक आप नहीं खेलते हैं तो इस तरह का निर्णय कभी न कभी तो आना ही होता है। तो मैं समझता हूं कि अभी भी उनकी यादें ताजा हैं लोगों के मन में, क्योंकि वो एक बेहतरीन विकेट कीपर थे। और देखिए कि इतने कम उम्र में उन्होंने डेब्यू किया था और उसके साथ ही उनका जो एक आत्मविश्वास था उनके खेल के हर पहलू में दिखाई देता था। देखिए वो बैटिंग भी करते थे बहुत सूझबूझ के साथ में और बड़े धैर्य के साथ में बैटिंग करते थे, लेकिन खास तौर पर उनकी जो खासियत थी वो थी बतौर विकेट कीपर के, और वो बेहतरीन विकेट कीपिंग करते थे और कैचेस भी उन्होंने बहुत जबरदस्त लिए। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट और सीमित ओवरों की श्रृंखला यूएई में नहीं भारतीय धरती पर ही खेली जाएगी। फरवरी मार्च में होने वाली इस सीरीज के लिए दोनों देशों के बोर्ड चर्चा कर रही हैं और जल्द ही सीरीज का कार्यक्रम जारी होगा। सुनते हैं चारू सक्सेना की रिपोर्ट। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली इस श्रृंखला में 3 एक दिवसीय, 5 T20 और 4 टेस्ट होंगे। 4 में से एक टेस्ट अहमदाबाद में खेला जा सकता है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा है, जिसकी क्षमता 1,10,000 है। मोटेरा में अभी तक एक भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला गया है। इंग्लैंड के टेस्ट खिलाड़ी श्रीलंका से सीधे भारत रवाना होंगे। इंग्लैंड को 2 जनवरी से श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलनी है, जबकि व्हाइट बॉल क्रिकेट के खिलाड़ी मार्च में भारत पहुंचेंगे। जो रूट की कप्तानी वाली इंग्लिश टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टॉप 2 में जगह बनाने के लिए ये दोनों टेस्ट सीरीज जीतने होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज टीम इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आखिरी सीरीज होगी। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। रजत, आने वाला साल भारतीय क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों दोनों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज जैसे ही खत्म होगी उसके बाद हम लोग इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलना शुरू कर देंगे। जरूर, तो ये कहा जा सकता है कि जो विश्व चैंपियन टीम है उसके साथ में जब मैच होगा तो उसे अगर हम फाइनल माने तो अभी ये सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और ऑस्ट्रेलिया निश्चित ही कठिन परीक्षा लेगी क्योंकि उसकी धरती पर खेलने गए हैं हम, और जिस तरह का
आपने देखा होगा कि जिस तरह के रिजल्ट्स अब तक हुए हैं, ओडीआईज में उन्होंने श्रृंखला जीती 2-1 से और T20 में हमने जीती। जी। अब देखना है कि टेस्ट क्रिकेट जो कि अल्टीमेट टेस्ट होता है किसी भी टीम खिलाड़ी को परखने के लिए, जी, तो खिलाड़ी और टीम को भी परखने के लिए, तो इसमें भारत कैसा करता है, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में अगर वो अपने आप को अच्छे से साबित कर सके तो और ज्यादा अच्छे से वो खेल सकेंगे आने वाले समय में। और अब बात आने वाले ओलंपिक की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ OIC ने अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए कुछ नए नियमों को बनाया है। ये नियम कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बनाए गए हैं। सुनते हैं अतहर की रिपोर्ट में क्या कुछ खास है। अगले साल टोक्यो ओलंपिक के दौरान एथलीट्स को इवेंट खत्म होने के बाद गेम विलेज को खाली करना पड़ेगा। वे इवेंट शुरू होने से 5 दिन पहले ही टोक्यो की यात्रा कर सकेंगे। उद्घाटन अवसर पर भी सभी खिलाड़ी परेड में भाग नहीं ले सकेंगे, बल्कि शुरुआती हफ्ते में आयोजित होने वाली इवेंट के खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए नेशनल ओलंपिक संघों को इवेंट से 5 दिन पहले पहुंचने और इवेंट के खत्म होने के 48 घंटे के अंदर वापस जाने को लेकर प्लान तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्घाटन अवसर पर पहले की तरह सभी एथलीट्स परेड में भाग नहीं ले सकेंगे। केवल वही एथलीट्स परेड में भाग ले सकेंगे जिनकी इवेंट 1 हफ्ते के भीतर है। वहीं समापन सत्र पर भी सभी खिलाड़ी भाग नहीं ले सकेंगे। अब ये अगले साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना है। अगले साल होने वाले खेलों में 206 देशों के 11,000 खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इसके अलावा 4,400 पैरालंपियन और 10,000 से ज्यादा अधिकारी, जज, VIP, मीडिया और ब्रॉडकास्टर जुड़ेंगे। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। अपने सुनने वालों को बता दें कि टोक्यो ओलंपिक इस साल 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे अगले साल के लिए टाल दिया गया। और रजत, सुनने में आया है कि कुछ और नए गेम्स भी इसमें ऐड हुए हैं। देखिए, एक तो अब गेम्स के बतौर ब्रेक डांस को भी इसमें शामिल किया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है सबके दिमाग में कि ब्रेक डांस में किस तरह से उनकी मतलब पॉइंट को कैलकुलेट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके पॉइंट्स जो हैं करीब करीब उसी आधार पर तय किए जाएंगे खिलाड़ियों के लिए, जो कि जिम्नास्टिक्स में जिस तरह से तय किए जाते हैं। और अब बात फुटबॉल की। यूएफा चैंपियंस लीग के ग्रुप मुकाबले में कल यूवेंटस ने बार्सिलोना को 3-0 से शिकस्त दी। मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी से 2 गोल दागे। वहीं लियोनेल मेसी की टीम 7 बार अटैक के बावजूद कोई गोल नहीं कर सकी। सुनते हैं कल हुए मैचों पर एक खास रिपोर्ट आनंद की। चैंपियंस लीग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब विपक्षी टीम ने बार्सिलोना के खिलाफ उसी के घर में 20 मिनट में 2 गोल किए हैं। मैच का तीसरा गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया। ये गोल भी पेनल्टी से 52वें मिनट में हुआ। इस जीत के साथ ही यूवेंटस ने बार्सा के खिलाफ इसी साल मिली पिछली हार का बदला भी ले लिया। चैंपियंस लीग में दोनों टीमों के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें बार्सिलोना ने 4 बार यूवेंटस को शिकस्त दी है, जबकि 3 बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। दोनों के बीच 4 मैच ड्रॉ रहे। बार्सा ने यूवेंटस के मुकाबले गोल भी ज्यादा किए हैं। दोनों के बीच मैच में अब तक 23 गोल हुए, जिनमें बार्सिलोना ने 12 और यूवेंटस ने 11 गोल किए। यूएफा चैंपियंस लीग में बार्सिलोना ने 5 बार खिताब जीता है। टीम 1992, 2006, 2009, 2011 और 2015 में चैंपियन रही है। वहीं यूवेंटस ने 2 बार 1985 और 1996 में खिताब अपने नाम किया था। सबसे ज्यादा खिताब जीतने का रिकॉर्ड रियल मैड्रिड के नाम है। टीम 13 बार चैंपियन रही है। चैंपियंस लीग में दूसरा मुकाबला ग्रुप F में इटालियन क्लब लाजियो और बेल्जियम की टीम क्लब बुर्गे के बीच खेला गया। यह मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इस ग्रुप से लाजियो और बोरुसिया डॉर्टमंड ने सुपर 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लाजियो 20 साल बाद चैंपियंस लीग के नॉकआउट में पहुंची है। ग्रुप F से RB लेप्जिग ने उलटफेर करते हुए सुपर 16 में जगह बना ली है। टीम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-2 से हराया। इस हार के साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस ग्रुप से नॉकआउट में पहुंचने वाली दूसरी टीम पेरिस सेंट जर्मेन है। इस टीम में नेमार और काइलन एम्बापे जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स कैन। रजत, एक क्विक कमेंट। बार्सिलोना की हार पर बात करना चाहूंगा। हालांकि इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है कि ग्रुप से वो निकल के नहीं आएंगे ऊपर। यूवेंटस के लिए जरूर ये बहुत बढ़िया अवसर था जबकि उन्होंने इस मैच को जीता है, खासतौर पर तब जबकि मेसी, ग्रीजमैन, पेड्री और ट्रिंकाओ जैसे खिलाड़ी उनके मैच में खेल रहे थे और रोनाल्डो ने इसमें 2 गोल किए। और लेकिन 2 गोल जो हुए उसमें पेनल्टी से हुए। तो यही बात है कि पेनल्टीज के जो नियम है वो बदले हुए हैं और ऐसे में बार्सिलोना को एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आई होगी। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में बस इतना ही। तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे यानी नवीन के साथ मौजूद थे रजत सेन गुप्ता। रजत कार्यक्रम में आने के लिए और तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन। नमस्कार।